हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखा। इसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं कि आप लोग नेचर में कहाँ आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जनरली देख पाते हैं या विजिबली वो ऑब्जर्व हो पाता है। बिफोर वी गेट इन टू दिस, लेट्स गो टू अ डिफरेंट प्लैनेट, लेट्स गो टू मार्स। ठीक है, मार्स पे क्यों? बिकॉज मार्स किस कलर का है? रेड कलर का है। अब देखेंगे कि जब आप रेड कलर कहीं पे देखते हैं, अगर अपने आसपास में अगर देखेंगे तो अगर लोहा के ऊपर या आयरन के ऊपर अगर वो रेड कलर दिखता है तो आप दिमाग में क्या आता है? क्या हो गया है वो आयरन? रस्ट हो गया है, यही बोलते हैं ना। तो इट्स जस्ट द सेम प्रोसेस इज हैपनिंग ऑन दैट डिफरेंट प्लैनेट ऑल्सो। मार्स का भी जो सरफेस है ना, वो पूरा का पूरा रेड इसीलिए है बिकॉज पूरा सरफेस ही आपका रस्ट हो गया है। मान लीजिए कि पूरा सरफेस जो है मार्स का पूरा आयरन से भरा हुआ है, फिर उसको आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि उसका जो सरफेस का जितना आयरन है वो ऑक्सीडाइज हो जाए। आयरन ऑक्सीडाइज होने के बाद आयरन ऑक्साइड्स बनाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास कोई मेटल है, वो मान लीजिए आपका आयरन ही है। ठीक है, यू हैव आयरन एंड यू ऑक्सीडाइज्ड दैट आयरन इनटू आयरन ऑक्साइड्स। कैसे ऑक्सीडाइज करेंगे? ऑक्सीजन को रहना पड़ेगा और वाटर को भी रहना पड़ेगा। हम ऐसे ही लिख रहे हैं, यहाँ पे पूरा इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं कि Fe + O2 + H2O गिव्स आयरन ऑक्साइड्स। कभी कभी हम हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड्स भी बोलते हैं। जैसे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड से क्या कि उसमें पानी मिला हुआ होता है। ठीक है, उसके फॉर्मूला में ही आपका वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, वैसे फॉर्मूलाज को हम लोग डॉट दे के लिखते हैं, डॉट वाटर डॉट XH2O करके लिख देते हैं, है ना। इसी वाटर को हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। तो बेसिकली ये जो आयरन ऑक्साइड होता है ना, ये आपका रेड कलर का होता है। बहुत तरह के फॉर्मूले हो सकते हैं इसके। ठीक है, सिर्फ आयरन ऑक्साइड्स, हर आयरन ऑक्साइड रस्ट नहीं होगा, बट कुछ कुछ आयरन ऑक्साइड रस्ट फॉर्म में बोल सकते हैं कि रस्ट इज अ जनरल टर्म दैट इज बीइंग यूज्ड। रस्ट का कोई फॉर्मूला ऐसा होता नहीं है। अगर कोई पूछे रस्ट का फॉर्मूला तो ऐसे बता सकते हैं कि हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड क्या? Fe2O3 डॉट XH2O, आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे Fe2O3 डॉट XH2O। ठीक है, यहां पे आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, बताएं कितना होता है? आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे +3 है, राइट, +3 है यहां पे। अब यहां पे ये हाइड्रेटेड फॉर्म में ऑक्साइड फॉर्म हो गया, इसी को हम लोग रस्ट बोल देते हैं, है ना। इसी को हम लोग रस्ट बोलते हैं, और यही है आपका मार्स पे। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज है, जो आप अपना आस पड़ोस में देख रहे हैं सेम चीज मार्स पे हो रहा है। ठीक है, और सिर्फ आयरन भी नहीं, बहुत अलग अलग चीजों में भी इस तरह का रस्टिंग होता है। उसको हम रस्टिंग नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि कोरोजन हो गया, कोरोड कर लिया, खा दिया, मैंने खा लिया। बोलते हैं ना कि मान लो कि पूरा एक मेटल का है और उसमें बहुत दिन से आप उसको घर के बाहर ऐसे पड़ा पड़ा रहने दिए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है? पूरा बीमार टाइप हो जाता है, कमजोर हो जाता है, उसका पूरा झड़ने लगेगा। उस तरह का जो मेटल हो सकता है वही होता है कोरोजन। तो कोई भी मेटल, कॉपर मान लीजिए, आयरन है, आपका जिंक है, इस तरह के जो भी चीजें होती हैं, जो भी मेटल है जो हम लोग जनरली कंस्ट्रक्शन में या घर बनाने में इस तरह में यूज करते हैं, वो मेटल जब बहुत दिन ऑक्सीजन वाटर के संस्पर्श में रहता है, उनके कांटेक्ट में, या उस पर कोई एसिड उस पर अटैक कर दिया है, तो वो क्या होता है ना, वो अपना जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है वो तो नहीं रिटेन कर पाएगा। वो क्या कर देगा? मेटल ये सब के साथ रिएक्ट करके मेटल्स का कुछ सॉल्ट बनाने लगेगा, है ना। या ऑक्सीजन के साथ किया तो मेटल का ऑक्साइड बना देगा, है ना। वाटर के साथ हुआ तो हाइड्रेटेड बनाएगा या हाइड्रोक्साइड बना देगा। एसिड के साथ किया तो अगर HCl के साथ किया तो क्लोराइड सॉल्ट बनाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फेट सॉल्ट बना देगा।
है ना। हम लोग और भी एसिड के बारे में पढ़ेंगे, बट इन जनरल बता रहे हैं कि मेटल है तो एसिड वैसिड के साथ तो रिएक्ट करता ही है। क्यों करता है वो भी एक पार्ट है, दैट विल डिस्कस इन एसिड बेस इन सॉल्ट। बट दीज विल रिएक्ट एंड इट विल नॉट स्टे एज द इंटैक्ट मेटल, व्हाट दे विल कन्वर्ट टू इज सम टाइप ऑफ अ मेटल कॉम्पाउंड, मेटल सॉल्ट, मेटल ऑक्साइड, मेटल क्लोराइड, मेटल सल्फेट, कुछ वो मेटल तो रहा नहीं, इसीलिए वो बीमार या कमजोर हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं कोरोजन हो गया। और आयरन के कोरोजन को एक स्पेशल नाम दे दिए हैं रस्टिंग का। क्यों? बिकॉज आयरन इज द मोस्ट लाइक आयरन एज हम लोग का था, जब हम लोग अगर आप ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजी में देखेंगे तो एक एज था ना आयरन एज, स्टोन एज के बाद आयरन एज आया था। क्यों? आयरन बहुत कॉमन है ना, अब कॉमन है तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, अब बहुत ज़्यादा यूज़, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा तो उसके लिए हम स्पेशल टर्म तो बना ही सकते हैं, तो रस्टिंग हम बोल दिए। और वही रस्टिंग आपके मार्स के सरफेस पे भी होता है। हाँ, मार्स के सरफेस पे से आयरन का सा मतलब छड़ रॉड सब नहीं पड़ा हुआ है, बट आयरन उसके सरफेस में ही बहुत पाया जाता है। तो छोटा छोटा जो आयरन जो मतलब मार्स के सरफेस पे जो मिला हुआ है वही रस्ट कर जाता है। यहाँ पे आपका रॉड रस्ट कर रहा है, वहाँ पे आपका सॉइल में ही आयरन मिला हुआ है ना। तो ये हुआ कोरोजन। कोरोजन को बचाने का भी बहुत तरीका है, तो इसको आप मेटल जो है ऑक्सीजन और वाटर के साथ मत रिएक्ट करने दीजिए, घर के अंदर रखिए, घर के बाहर ऐसे फेंक दीजिएगा तो दिक्कत होगा। तो घर के उसको प्रोटेक्ट करके रखिए। अब देखिए मेटल है, ऑक्सीजन के साथ हल्का हल्का रिएक्ट तो कर ही सकता है, पानी के साथ तो पानी नहीं लगने दीजिए उस पर, है ना। कैसे नहीं लगने दीजिएगा? आप उस पर पेंट कर सकते हैं। अगर आप पेंट कर देंगे मेटल्स पे तो क्या होता है, एक पॉलिश टाइप का उस पर लग जाता है, तो डायरेक्ट मेटल के ऊपर मान लीजिए अगर हम कपड़ा पहन लिए उस तरह का कुछ, तो यहाँ पे अगर मेरे ऊपर मेरे बॉडी पे डायरेक्ट कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, देयर इज अ लेयर, है ना। उसी तरह के मेटल्स के ऊपर एक एक लेयर अगर हम उसको कपड़ा पहना दें पेंट का, तो वो प्रोटेक्ट करता है उसको, कुछ हद तक तो प्रोटेक्ट करेगा ही, है ना। इस तरीके से आप मेटल्स को पेंट कर सकते हैं। बहुत सारे गैल्वेनाइजेशन प्रोसेसेस होते हैं जहाँ पे आप जिंक मेटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट प्रोटेक्ट थिंग्स फ्रॉम कोरोजन। वी डोंट वांट द मेटल्स टू करोड, ठीक है। तो ये हुआ मेटल वाला। फिर एक और देखिए, आई डोंट नो इफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट और नॉट, सुनते हैं रैंसिड, आप पढ़े होंगे। मान लीजिए कि बहुत दिन से ना कोई तेल वाला अगर खाने का सामान अगर ऑक्सीजन अगर खुला उसको छोड़ देना, वो तो ख़राब होने लगता है। तो घर में भी आप देखे होंगे ना कि खाना को आप थोड़ा प्रोटेक्ट करके ढक के रखते हैं। क्यों ढक के रखते हैं? बिकॉज आपका ऑक्सीजन है एयर में, तो ऑक्सीजन ना आपके खाने के साथ रिएक्ट करता है आके, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, तो खाने को भी वो ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, उसको खराब करता है, ठीक है। तो वैसा अगर किसी भी ऑयली या फैटी चीज़ों में अगर किया जाए ना, तो वो चीज़ आपको बोला जाता है कि वो रैंसिडिटी होता है। कि व्हेन फैट और लाइक ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रैंसिडिटी एंड दैट डिस्ट्रॉयज द फूड, ठीक है। तो वो एक स्मेल करने लगेगा, एक अजीब सा एक स्मेल आता है रैंसिड हो जाने पे, ठीक है। तो वो आपका ऑक्सीडाइज्ड फैट, तो ये आपको नहीं होने देना चाहिए। तो अगर एक बहुत सिंपल एग्जांपल आपके बुक में भी है, बहुत जगह यूज़ भी होता है कि चिप्स पैकेट्स का, है ना। आप चिप्स पैकेट में देखते हैं कि बहुत सारा हवा भरा हुआ रहता है, तो क्वेश्चन आता है कि यार इतना हवा क्यों भरा हुआ है? हवा नहीं होता है वो एक चीज़ हमको मतलब ये भी लोग सोच सकते हैं कि चिप्स को टूटने से प्रोटेक्ट करने के लिए आप उसका से फूला फूला बनाते हैं। दैट इज़ वन रीज़न, राइट, कि अगर आप पूरा एकदम पिचका के अगर बेचेंगे तो इतना जो ट्रांसपोर्ट करके ट्रक में कार्टन में करके आ रहा है, आपके हाथ में पहुंचते पहुंचते तो वो टूट जाएगा। तो हवा भरा हुआ है तो वो, जैसे आपका अमेजोन का या फ्लिपकार्ट का जब पैकेज आता है, कैसा आप उसमें एयर वाला जो बैग्स या उस तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए रखते हैं, वैसे ही चिप्स को भी वो प्रोटेक्ट करने के लिए रखता है। एक मैकेनिकल प्रोटेक्ट तो हुआ कि एक्चुअली में ना टूटने दे, दूसरा केमिकल प्रोटेक्शन भी होता है। कैसे? अगर चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन नहीं भर के हम कुछ और गैस भर दें, तो ऑक्सीजन ही तो ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं तो ऑक्सीडाइज भी नहीं करेगा, खराब भी नहीं होगा। सील कर देंगे उसको हम, ऑक्सीजन जैसे कि वो अंदर नहीं, इसीलिए सील्ड रहता है वो। तो ऐसा कोई गैस भरेंगे जिससे कि वो रिएक्ट नहीं कर पाए, तो नोबल गैसेस भर सकते हैं, ठीक है, लेकिन नोबल गैसेस महंगा होगा। तो आपका सबसे जो एक बहुत ईजिली अवेलेबल जो गैस आपके एयर में है वो कौन सा है? 78% ऑफ योर एयर इज व्हाट? नाइट्रोजन। 21% इज ऑक्सीजन। तो मान लीजिए कि नाइट्रोजन गैस को एक्सट्रैक्ट करना ना बहुत ईजी होता है, ईजी और चीप।
तो अगर आपको चिप्स बेचना है तो आपको चीप बनाना है ना। आप हीलियम गैस भी भर सकते थे, लेकिन हीलियम, नियॉन, ये सब आर्गन कहाँ से, तो महंगा हो जाएगा। चिप्स का दाम 5 रुपये से 500 रुपये हो जाएगा, तो आप खरीदिएगा नहीं उसको। तो इसीलिए चीप रखने के लिए नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, N2 गैस भरते हैं ना, N2। अब नाइट्रोजन गैस क्यों एक्सक्यूज मी रिएक्टिव नहीं होता है, ये हम लोग बॉन्डिंग में सीखेंगे कि O2 रिएक्टिव है, N2 रिएक्टिव नहीं है, क्यों नहीं है। इसका 3 बॉन्ड होता है N और N के बीच में। वी लर्न अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। सो दिस इज द रीजन वाई थिंग्स गो बैड, ऑक्सीडेशन। तो इस चीज के लिए आप बहुत सारे एंटीऑक्सीडेशन एजेंट्स या एंटीऑक्सीडेंट्स भी खाने में यूज होता है, ताकि आपका चीज ऑक्सीडाइज नहीं कर जाए। ऑक्सीडाइज कर जाएगा तो खराब ही करता है खाने पे, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दैट यू नीड टू नो। वैसा पूरा ज़िंदगी बिता सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने में। मैंने 6 साल ऑक्सीडेशन रिडक्शन की पढ़ाई की है। तो मेरा जो रिसर्च है जो मार्स पे, क्योंकि मार्स का पूरा सरफेस क्या है, ऑक्सीडाइज्ड है, आयरन ऑक्सीडाइज हो, तो उसको तो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपने पीएचडी में इसी चीज़ की स्टडी की थी। तो बहुत कुछ किया जा सकता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, कभी ख़त्म ही नहीं होगा ये। आपके लिए यहीं पे ये ख़त्म होता है पहला चैप्टर, जहाँ पे हम लोग सीखे ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। आई होप यू गाइज liked the video. If you actually have enjoyed the video and learned something from it, please let us know by hitting the like button. Subscribe to the channel and let us know what kind of doubts do you have. We'll be solving the questions of NCERT in a subsequent video. Please let us know कि आपके और कुछ doubts हैं। अगर आपको यहाँ से और ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, so you're welcome to use our app acadness.com. आप वहाँ पे वेबसाइट पे जाए, ऐप डाउनलोड करें, आप आपके और ज़्यादा डिटेल्ड में फर्स्ट चैप्टर और अलग अलग चैप्टर्स को हमने पढ़ाया है। Go there, watch those videos. Solve the questions that we have prepared, we have given you from our side। जो questions वहाँ पे हैं, आप वो सब questions solve कीजिए, आपको ज़्यादा insight मिलेगा। Take the tests and let us know how you performed in the tests. Also keep in touch and let us know how we can help you more. Thank you.